हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई लघु और दीर्घ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके सेंटर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके सेंटर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये सभी क्वेश्चन को आपको बना के रखना है। फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर को बताएंगे। जी हाँ, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग लघु दीर्घ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी बने, बट आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सेंटर एग्जाम काफी नजदीक है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, सिंधु सभ्यता में अन्नागरों का क्या महत्व था। सिंधु सभ्यता में अन्नागरों का क्या महत्व था, तो उसका आंसर देखिए। सिंधु सभ्यता के अन्नागरों का विशेष महत्व था, अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का अन्नागर सबसे बड़ा था, यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था। संभवतः अंकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागर से संचित अनाज का उपयोग किया जाता रहा होगा। वर्तमान गोडाउन के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागर था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। दूसरा आपका क्वेश्चन था दोस्तों, हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। शॉर्ट आंसर में आपको इतना ही आंसर देना है। तो आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हड़प्पा लिपि क्या होता है, हड़प्पा लिपि क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको बताया था। लेकिन हम लोग यहाँ पर आंसर को देखेंगे हड़प्पा लिपि के बारे में। हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में यानी कि हड़प्पा स्थलों का जब खोज हुआ, उत्खनन हुआ, तो बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिली। यानी कि जो मोहर मिली उस पर लिपि लिखा हुआ था, लिपि मतलब एक प्रकार का भाषा लिखा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी संख्या में मिली जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा था, जब छानबीन हो रहा था। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख, अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया रखा है कि इसका मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे कि हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह अभिलेख होता था। पहले उसको रिकॉर्ड करता था, एक प्रकार का लिख करके रिकॉर्ड करता था। ठीक है, तो मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। मोहरे जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम और पद की ओर इंगित होता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, लिपि जो है यानी कि जो मोहर है, उसमें जो भाषा लिखी हुई है दोस्तों, वो आज तक अभी तक पता नहीं लगा है और हो सकता है आगे भी ना लगे। ठीक है, तो नहीं है। कुछ विद्वानों ने इससे पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं और ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी और टोटल अक्षरों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 400 थी। तो लिपि के बारे में आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। अब तीसरा प्रश्न था दोस्तों, तीसरा प्रश्न था आपका कि मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझिए। मगध का जो उत्कर्ष था यानी कि जो कार्य था, उसका विवेचना करने के लिए आपको कह रहा है। तो देखिए टोटल, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ तो उसके पीछे किस कौन कौन रीजन था। एक तो प्राकृतिक कारण था ही, साथ ही साथ दोस्तों मानवीय कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा यानी कि आर्य लोग जो थे वह उस पर जो है एक प्रकार का हमला भी किए थे। ठीक है, तो उसके बाद 16 महाजनपद बना। महाजनपद मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए तो एक होता है जनपद, जिसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। एक होता है महाजनपद, जिसको हम लोग बोलेंगे राज्य। ठीक है, लेकिन जनपद का रियल मतलब होता है, जन मतलब होता है लोग या फिर बोल सकते हैं पैर, और पद मतलब होता है जगह या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार का जगह। तो जगह पर पैर रखना यानी कि उस जगह को कब्जा कर लेना। तो जनपद का मतलब आपको सिंपली समझना भाई डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, और वहीं पे महाजनपद का मतलब आपको समझना है राज्य। ठीक है, तो टोटल 16 महाजनपद बना था, जिसमें से एक था मगध, और मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से, थ्योरी वाला वीडियो में चैप्टर 2 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो महाजनपद में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, यानी कि इसके शक्तिशाली होने के अनेक कारण थे। जैसे कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति है, जो पहाड़ है, नदी से, ये सभी से घिरा था। मगध जो है वो पहाड़ से और नदी से घिरा था। ठीक है, और मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना था। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा नदियों के होने से आवागमन यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया करता था। ठीक है, तो क्योंकि नदी होते थे तो उस समय जो व्यापार होने में बहुत सुविधा होती थी। तो इन सभी रीजनों के कारण मगध जो है वो एक प्रकार का शक्तिशाली, एक प्रकार का बोल सकते हैं 16 महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था।
महाजनपद पर 50 शब्दों में परिचय दें। यानी कि महाजनपद जो है उस पर आपको टोटल 50 शब्द में परिचय यानी कि उसके बारे में व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए महाजनपद के बारे में हम लोग वन सेकेंड महाभारत पर, जी हाँ, महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दे, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले रख रखा है, आप लोग शुरू में वीडियो को देख करके आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महाभारत पर 50 शब्दों में लिखें। तो देखिए महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। इसके रचना संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्धों का विस्तृत यानी कि बहुत ज्यादा विस्तार जानकारी दी गई है, विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। महाभारत जो है वो भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। अब अकबर के नवरत्नों के नाम बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अकबर के नवरत्नों के नाम बताइए। तो समझिए अकबर के निम्नलिखित नवरत्न थे। सबसे पहले अब्दुल रहीम खान ए खाना, दूसरा था आपका हकीम हुमाम, तीसरा था आपका मुल्ला दो प्याजा, क्या है मुल्ला दो प्याजा, चौथा था दोस्तों आपका अबुल फजल, ये उसका क्या है नवरत्न है। ठीक है, पांचवा था आपका फैजी, छठा था आपका तनसेन, सातवां था आपका राजा मानसिंह, आठवां था राजा टोडरमल और नौवां था बिरबल। और राजा टोडरमल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा रखा, तो इन सभी को आपको याद रखेंगे। ये जो है अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, टोटल 9 यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर पूछना ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था। एमसीक्यू में आपको बहुत बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। यही जो है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और कब 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरिहर और बुक्का जो है ये दोनों एक दूसरे के भाई यानी कि आपस में भाई थे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो हरिहर और बुक्का है। और कब किया था भाई? 1336 ईस्वी में किया था। कहां पर? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त मतलब छोटा सा, उस पर एक प्रकार का व्याख्या करें, उसको बताएं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, छोटा सा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुसली में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग, कब हुआ था भाई मीराबाई का जन्म? 1498 ईस्वी में, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एक गांव जिसका नाम है कुसली, वहां पर उसका जन्म हुआ था। वो मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मेड़ता के राजा जो थे रत्न सिंह, उसके राठौर की जो है वो पुत्री थी। उनके पति भोजराज की असम मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। बाद में मीराबाई कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। लेकिन कहीं कहीं पे इसके बारे में दिया गया है, जो मीराबाई है वो अपने पति को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने उसे डिवोर्स दे दिया मीराबाई ने, या फिर शायद उन्होंने दिया होगा। फिर जो है ये कृष्ण से जो है प्रतीकात्मक यानी प्रेम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का भी कहीं पे कहानी दिया गया, बट जो भी है आपको आंसर ये चीज लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबास लोग कौन थे? दुबास लोग कौन थे? दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम जो होने वाला और जो आपका सेंटर एग्जाम कुछ ही दिन के अंदर होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम सेंटर एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो दुबास लोग कौन थे? दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। ठीक है, तो दुबास लोग जो है ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। दुबास लोग के बारे में कर रहे हैं। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का दुबास लोग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है समझिए। यह समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता जब भी आ जाए तो सबसे पहला बात आपको यही लिखना है कि ये जो है समझौता है जो कि दिसंबर 1916 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। ठीक है, लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौता ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। अब देखिए इस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये देखिए आंसर, हाँ
जी हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है यहाँ पर भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन में 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। वो सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपने इच्छानुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का लखनऊ समझौता आपका था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सॉरी, आपका ये क्वेश्चन था, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ क्वेश्चन को। दीर्घ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पर पूछा जाता है और 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए यानी कि ये पीडीएफ चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी प्रकार का चाहिए, तो सबसे पहले तो आप एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग लीजिए 6287, ठीक है, 6287 आपका 11 हो गया, 37 हो गया, 60 हो गया, मुझे भी हिंदी में याद है, तो 6287 11 37 60। आपको अगर नोट्स चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स चाहिए, अगर चाहिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। और हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस। आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है, वहां पर जो है आपको एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट वहां पर होता है, बहुत अच्छे से होता है। आप जरूर जाकर के वहां भी देख लें, विजिट कर लें। ठीक है, क्रोम पे या फिर अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग करते हैं दीर्घ प्रश्न को। सबसे पहला दीर्घ प्रश्न आपका क्या था, इसको आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। क्या था, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षणों का वर्णन करें। जी हाँ, गौतम बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। तो समझिए, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षणों का वर्णन करें। समझते हैं इसका आंसर। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है वो क्या था, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम बोलिए या मूल नाम बोलिए, वो क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो है नाम क्या था, मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उसका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, ठीक है, कहां पर, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उसके पिता सुधानंद कपिल वस्तु, उसके पिताजी का नाम क्या थे, सुधानंद कपिल वस्तु, ज्ञाच गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता महामाला कौशल राज्य की राजकुमारी थी। माता का निधन हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतीय ने किया। क्या नाम था, महाप्रजापति गौतीय ने। और उनकी माता जिसका नाम था महामाला कौशल, ये जो है राज्य की राजकुमारी थी, इसका जो है निधन हो गया। उसके बाद उसका मौसी, ठीक है, जिसको खाला भी बहुत लोग बोलते हैं, उसकी आंटी महाप्रजाति गौतई ने किया। गौतम गोत्र में उत्खनन होने के कारण वे गौतम भी कहलाए। वे बचपन से ही चिंतन में निगम रहते थे। सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन भ्रमण के दौरान उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति का शव एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि सन्यासी बनकर सांसारिक माया मोह से मुक्त मिल सकती है। सन्यासी का वेश धारण कर वे घर से निकल पड़े। इस घटना को महामेनीकर्मन, क्या कहते हैं, इस घटना को महामेनीकर्मन कहा गया। उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिया की रात्रि में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो वैशाली पूर्णिया की जो रात्रि है उसमें आपको पूर्णिया ये नहीं है, ये कुछ और भी है, पूर्णिमा होगा यहाँ पर, सॉरी, पूर्णिमा की रात्रि में सच्चे ज्ञान की उसको प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गौतम बुद्ध का परिचय देख रहे हैं भाई, तो उसका परिचय तो देख लिए क्या क्या था। अब उसका देखते दोस्तों उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में बताया, शिक्षकों का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध का उपदेश एवं शिक्षा दोनों चीज को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, उनके उपदेश एवं शिक्षा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। यानी कि जो गौतम बुद्ध है उसका जो उपदेश है, उसका शिक्षा है, वो कहां से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। ये आरंभ में पाली एवं वाद में संस्कृत में लिखे गए थे। और ये जो है शुरू में पाली हो गया और एक वाद हो गया, इन दोनों में संस्कृत में भी लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है वो 4, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। गौतम बुद्ध का जो धर्म का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य है। एक है दुख समुदाय, एक है दुख निरोध, एक है दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो
यहाँ पर देखेंगे महाबुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुख से भरा हुआ है। इसका कारण माया, मोह, तृष्णा एवं लालसा है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुखों पर विजय अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आजीव सम्यक का व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, उन्होंने इसके लिए 10 सील जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, नशीले पदार्थों के सेवन नहीं करने एवं सुख सुविधा के परित्याग की भी बात कही। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में, उसका सिद्धांत के बारे में, अच्छे अच्छे चीजों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आपको लिख देना है। आपको 100% जितना मार्क्स यानी 5 नंबर का पूछेगा वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 12 था, अशोक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। सबसे पहले हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, अशोक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो समझिए, अशोक भारत सहित विश्व के महान शासकों में सीन था। एक प्रकार का बोल सकते हैं, इसको देखा जाता था। अशोक जो है भारत सहित विश्व के महान शासकों में सीन था, रखता है। बौद्ध शरतों के अनुसार उसके उत्तराधिकार युद्ध में 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, लेकिन उत्तराधिकार का यह युद्ध सही प्रतीत नहीं होता है। आरंभ में अशोक का उल्लेख चंडाशोक, परंतु बाद में अरमाशोक के रूप में किया गया। अशोक कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तित हो गया। उसने दिविजय, ठीक है, उसने दिगी विजय की नीति त्याग दी तथा धम्मी विजय को अपनाया। ठीक है, अशोक ने समाज में सभी वर्गों के बीच सद्भाव एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए धम्म की नीति का पालन किया। धम्म वस्तु सभी धर्मों का सार रूप था। इसके सामाजिक आचार संहिता भी कहा जाता है। उसे धम्म के माध्यम से सत्य, अहिंसा, ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर उसने धम्म के माध्यम से सत्य, अहिंसा, सामाजिक आधार, सामाजिक आचार संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले देखिए, आईन-ए अकबरी, जी हाँ, आईन-ए अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। आईन-ए अकबरी जो है वो अपने काल का एक प्रकार का बोल सकते हैं, आईन-ए अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम लोगों ने टोटल जो है लगभग 10 क्वेश्चन यानी कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को किया हम लोगों ने। टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2 हम लोग दीर्घ प्रश्न को किए। एक था आपका गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, शिक्षकों का वर्णन, दूसरा था अशोक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। अब तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लघु क्वेश्चन में, आईन-ए अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। यानी कि आईन-ए अकबरी जो है वो अपने काल का व्याख्या है, इसका व्याकरण, और भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे, व्याख्या कीजिए। सॉरी, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों रह चुका है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से उसको इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़े और थोड़ा सा लेवल में, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आईन-ए अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए और इसको बना के रखिएगा। हम लोग मिला लेंगे, सब कुछ सेव अप कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर से बता देते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसी नंबर पे आपको मैसेज करना है 62 यानी कि 62। यहाँ पर मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ, 62 87 11 37 60। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव नोट सभी तरह का, और आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो है एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, दूसरा टाइप का, वो आपको वहां पर भी मिलता है, यानी कि वेबसाइट पे। ठीक है, तो जरूर आप जाकर के ये करेंगे, और इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। एक बार जरूर कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।